नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज हम बात करेंगे साइबर क्राइम पर हाईकोर्ट सख्त। उत्तराखंड में साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सोशल मीडिया में धमकी देने समेत कई जानकारियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही आए दिन धोखाधड़ी के मामले भी दिनों दिन देखने को मिल रहे हैं। इस संबंध में नैनीताल हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है। दरअसल हाईकोर्ट नैनीताल ने फेसबुक पर फर्जी आईडी से दोस्त बनाकर उनकी फोटो की एडिटिंग से अश्लील वीडियो बना ब्लैकमेलिंग के मामले में दायर जनहित याचिका को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने डायरेक्टर फेसबुक इंडिया, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, डीजीपी, एसएसपी हरिद्वार को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में साइबर क्राइम के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन फेसबुक पर फर्जी आईडी से दोस्त बनाकर उनकी फोटो की एडिटिंग से अश्लील वीडियो बनाना, ब्लैकमेलिंग, धोखाधड़ी जैसी कई घटनाएं देखने को मिल रही हैं। इसको लेकर नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका भी दाखिल की गई थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने जनहित याचिका को गंभीरता से लिया है। मामले में कोर्ट ने डायरेक्टर फेसबुक इंडिया, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, डीजीपी और एसएसपी हरिद्वार को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के लिए कहा है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर.एस. चौहान एवं न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई। उसको है ना, वो भेजने के बाद पैसे मांगते हैं, आपको हरेस ब्लैकमेलिंग करते हैं, आपकी फैमिली, वो आपके पूरे आपकी फैमिली, आपके जो फेसबुक फ्रेंड है उसकी पूरी उनकी डिटेल रहती है। उनको उनके भेजने के लिए टॉर्चर करते हैं और पैसों की मांग करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इस टाइम ये वायरस सा फैल गया है इंडिया में। देहरादून, उत्तराखंड के कई जिलों में इसके अगेंस्ट एफआईआर हो चुकी हैं। बहुत से हमारे रुड़की, हरिद्वार, वहाँ से काफ़ी लोग पैसा भी दे चुके हैं। तो हाई कोर्ट ने भी यही कहा है, क्योंकि ये बहुत ही इस टाइम इशू चल रहा है, उनकी नॉलेज में है। उन्होंने कहा इसको सीरियसली लीजिए और 3 हफ्ते का टाइम दिया है। काउंटर सभी पार्टीज को नोटिस कर दिए गए हैं। देखिए, ये साइबर क्राइम कोई नई चीज़ नहीं, ये आज से विगत 1-2 सालों से एक बढ़ता हुआ अपराध है और ये सिर्फ उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश और विदेश में भी एक अपराध घटित हो रहा है, जिसमें तरह तरह के अपराध होते हैं। चाहे फेसबुक पर गलत किसी की आईडी बना लेना, चाहे उसको अश्लील मैसेज करना, या अन्य तरह के भी धोखाधड़ी के साइबर अपराध होते हैं जिसमें विक्टिम के पैसे चले जाते हैं। तो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और इसमें पुलिस भी लगातार इसमें कार्रवाई करती है और प्रदेश के साथ साथ देश के स्तर पर भी इसमें काम हो रहा है। और साथ ही साथ जो इसकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनसे भी हम सहयोग प्राप्त करके ऐसी पोस्ट को हटवाते भी हैं और कार्रवाई भी करते हैं। विगत दिन उत्तराखंड पुलिस द्वारा भी ऐसे फेसबुक पर जो दूसरों की फेक आईडी बनाना या पैसे का एक्सटॉर्शन करना, बेसिकली जो एक्सटॉर्शन है, गलत वीडियो बना कर डाल देना, तो उस पर भी बहुत सारे अभियुक्तों को विभिन्न प्रांतों से गिरफ्तार किया गया। तो इसमें लगातार कार्रवाई चल रही है और सभी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनका भी सहयोग लिया जा रहा है। वहीं नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले का सभी राजनीतिक दलों ने भी स्वागत किया। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता शादाब शम्स का कहना है कि सरकार जल्द नैनीताल हाईकोर्ट के नोटिस का जवाब दाखिल करेगी। राज्य सरकार कोर्ट के आदेश के अनुसार कानून को और मजबूत करेगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दौसानी ने सरकार से सख्त कानून बनाए जाने की मांग की है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की भी मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्रियों के खिलाफ जिसका जो मन आ रहा है वो लिख रहा है और आपको कोई कहने सुनने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। और हमने तब भी कहा था कि बहन बेटियों के बारे में ऊटपटांग टिप्पणी, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, वो किसी भी तरफ से हो, माहौल को ख़राब करना हो, इसके ऊपर एक सख्त कानून की आवश्यकता है। आज कोर्ट ने कहा है, मुझे लगता है कि हम पहले से भी इस बात को मान रहे थे कि एक कानून इस दिशा में बनना चाहिए और मैं अभी भी इस बात को पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं कि कोर्ट के इंटरवीन करने के बाद अब ये मामला आएगा और हमारी सरकार एक मजबूत कानून ऐसा लाएगी जिससे लोगों की अस्मिता को इस सोशल मीडिया पे भी बचाया जा सके। नैनीताल हाईकोर्ट ने सभी लोगों से एक मियाद दी है और उसके भीतर बताने के लिए कहा है कि आप लोग ये जो धोखाधड़ी हो रही है, ब्लैकमेलिंग हो रही है, हनी ट्रैप
हो रहा है फेसबुक के माध्यम से, जो फेक आईडी बनाकर लोगों को ठगने का काम एक कारोबार सा लोगों ने बना लिया है। ये एक कॉकस है कुछ ऐसे अराजक तत्वों का समाज में, जिन लोगों के चिन्हीकरण बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में हाईकोर्ट ने जवाब तलब ना सिर्फ फेसबुक इंडिया से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, सभी लोगों से किया है कि इसकी तरफ आप लोग निगरानी के लिए कर क्या रहे हैं, कौन से ऐसे कदम हैं जो नागरिकों को इससे बचने के लिए या इससे बचाने के लिए उठाया जा रहा है। कुल मिलाकर टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रचलन के साथ ही साइबर अपराध भी काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सरकार को भी चाहिए कि वे नागरिकों की सुरक्षा के लिए कानून को और सख्त बनाएं। साथ ही राज्य की पुलिस को भी सशक्त होने की आवश्यकता है, जिससे दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके और साइबर अपराधों पर रोक लग सके। के न्यूज इंडिया के लिए नैनीताल से कांतापाल की रिपोर्ट। तो साइबर अपराध बढ़ता जा रहा है फेसबुक पर, जिसकी जद में बड़े पैमाने पर लोग हैं। उत्तराखंड में ही क्यों नहीं, देश की तमाम जगहों पर ऐसे लोग हैं जिनसे फेसबुक के माध्यम से ठगी की गई है या जिन्हें अभी भी ब्लैकमेल किया जा रहा है जब मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ। ये फिलहाल हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं, उनसे तारुफ आपका सबसे पहले करा दें। हमारे साथ शेखर वर्मा, भाजपा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गए। शेखर वर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है। आलोक वर्मा याचिकाकर्ता हमारे साथ जुड़ गए। आलोक वर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिजय नेगी अधिवक्ता है नैनीताल हाईकोर्ट के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और मनोज रावत विधायक कांग्रेस केदारनाथ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज रावत जी आपका भी। सबसे पहले सीधे रुख करते हैं आलोक वर्मा के पास। आलोक, याचिकाकर्ता आप हैं, हम देख रहे हैं कि फेसबुक पर बड़े पैमाने पर जिससे कह सकते हैं जो साइबर क्राइम है वो बढ़ता जा रहा है और ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसको लेकर कोर्ट ने फैसला लिया है। सबसे पहले क्या कहेंगे आलोक आप? आलोक आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, शायद म्यूट कर रखा है आपने, मैं चाहूँगा कि अनम्यूट कर दें। आलोक, मेरा सवाल आप तक पहुंचा हो तो जवाब दें। हाँ हाँ आलोक बोले। ये सोशल मीडिया पे इस टाइम जो चल रहा है सबसे ज्यादा फेसबुक के थ्रू चल रहा है। फेसबुक पे ब्रॉड मीडिया आती है जो अपनी व्हाट्सएप हैक करके। हाँ आलोक बोले, आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। आलोक, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है, शायद मुझे लग रहा है कि आलोक तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल नैनीताल हाईकोर्ट के अधिवक्ता अभय नेगी जी भी हमारे साथ हैं। अभय, क्या कहेंगे फेसबुक पर और तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट पर जिस तरह से साइबर क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है, सबसे पहले आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर क्या है? देखिए, इस मामले में मैं आलोक कुमार की तरफ से उनकी पैरवी कर रहा हूं, तो ज्यादा कुछ तो नहीं कह सकता क्योंकि मामला अभी भी माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ के संज्ञान में है। लेकिन इतना जरूर आप सबसे साझा कर सकता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय ने अब इस एक ऐसे मुद्दे पर संज्ञान लिया है जिस पर सैडली हमारा लीगल सिस्टम अभी बिल्कुल निष्क्रिय है, इनर्ट है, इसको हम टैकल कर नहीं रहे हैं। इसके ब्रीफ फैक्ट्स ऐसा हैं कि 15 जुलाई को आलोक को एक मैसेज आया एक आईडी से कि मैं दोस्ती करना चाहती हूँ। तो आलोक ने उसको जवाब दिया कि भाई तुम कौन हो, मैं नहीं जानता हूँ तुम्हें। सडनली एक वीडियो कॉल आ गया, वो भी एक यंग एडवोकेट हैं, तो उन्होंने ये सोचा कि हो सकता है कि कोई क्लाइंट हो, कोई क्लाइंट अपॉर्चुनिटी हो। उन्होंने उस कॉल को उठा लिया, दूसरी ओर से अश्लील हरकत हो रही थी, उन्होंने तुरंत उस कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। लेकिन वो जो 2-3 सेकंड थे वो काफी थे किसी की पिक्चर मॉर्फ करके एक वीडियो में लगा देने के लिए। फिर आलोक कुमार को ही धमकी दी गई कि तुम अगर जो है मुझे 5,000 रुपए अगले आधे घंटे में आप नहीं ट्रांसफर करते हैं तो मैं ये वीडियो तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे भाई, तुम्हारे पूरे परिवार को भेज दूंगी और इसको मैं वायरल कर दूंगी। तो वो तो खैर अधिवक्ता ही था, तो उसने जो है वो बिल्कुल इस बहकावे में नहीं आया
लेकिन उस लड़की ने या जो भी था वो दूसरी तरफ, उसने ऐसा किया। और जब उसने ऐसा किया तो आलोक ने 2-3 कार्रवाई करी इमीडिएटली। उसने फेसबुक पे अपने प्रोफाइल में लिख दिया कि मेरी प्रोफाइल के साथ ऐसा कुछ हुआ है। उसने फेसबुक को लिखा, उसने डीजीपी को लिखा, डीआईजी को लिखा, एसएसपी को लिखा, सब लोगों को लिखा, पत्राचार पूरा किया। अब देखिए फेसबुक का क्या जवाब आता है। फेसबुक जवाब देती है कि हम 15 दिन के भीतर कुछ कार्रवाई कर लेंगे। 15 दिन के भीतर, 15 दिन में इस तरीके का जो है किसी की प्राइवेसी, किसी का रेप्यूटेशन हनन होता रहे, हम 15 दिन में कार्रवाई करेंगे। अच्छा, हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज क्या करती हैं? क्या एफआईआर लॉन्च होती है? आंसर इज नो, कोई एफआईआर लॉन्च नहीं होती। तो क्योंकि खुद वो एक जो है विधि से जुड़ा इंसान है, उसने इसकी काफी जांच पड़ताल करी। उसने एक सूचना का अधिकार जगह जगह डाला और उसने पूछा कि ऐसा क्या और लोगों के साथ भी हुआ है। तो उसको ये शॉकिंग न्यूज पता चली कि ऐसा 45 लोगों के साथ 45 शिकायतें हैं जो पुलिस को प्राप्त हुई। और अगला क्वेश्चन था एफआईआर कितने पे हुई, कार्रवाई क्या हुई? तो वहां हमारे परफॉर्मेंस बहुत डिसअपॉइंटिंग है। हम 0-0 के स्कोर हासिल कर रहे हैं। देखिए, और सोशल मीडिया ऐसा तो है नहीं केवल इंडिया के लिए है, पूरे विश्व में सोशल मीडिया से ऐसी समस्याएं हो रही हैं। आप लोग शायद जानते भी होंगे कुछ लोग कि मार्क जुकरबर्ग जो है फेसबुक के सीईओ, उनको अक्सर यूएस की कांग्रेस और सेनेट बुला बुला कर क्वेश्चन करती है कि कैसे आप इन तत्वों को कंट्रोल करेंगे। लेकिन इंडिया में जो लीगल सिस्टम है इसका फुल्ली एक अभाव है। तो उनकी ओर से जो जनहित याचिका दाखिल की गई है उसमें मेन मांग ये की गई है कि ऐसे प्रकरण में 24/7 एक हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए जो हमेशा उपलब्ध हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, ऐसे हैंडलर जो है यूएस या यूके में बैठे हुए हैं, रात को 1 बजे 2 बजे ऐसा हो रहा है, वो हेल्पलाइन नंबर पे कोई ना कोई बैठा हो, इमीडिएटली ऐसे प्रोफाइल को आप टेक डाउन करें। दूसरा, उन्होंने मांग ये करी है कि कोई गाइडलाइंस हो, कोई सिस्टमिक रिफॉर्म हो जिससे जो है ऐसे लोगों को टारगेट किया जा सके। क्योंकि अनुच्छेद 19 हमारे भारतीय संविधान का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो देता है, लेकिन उसकी भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर आप किसी की प्राइवेसी को हार्म करेंगे, किसी की निजता के अधिकार को हार्म करेंगे, किसी की रेप्यूटेशन को हार्म करेंगे, तो आपके ऊपर जो है कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। यही सब मांगों को लेकर आलोक जो है माननीय उच्च न्यायालय के सामने गए हैं। और पक्षकार जो है, देखिए, भारत सरकार से जवाब मांगा गया है, उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा गया है और फेसबुक से भी जवाब मांगा गया है। क्योंकि देखिए, किसी का इंटेंशन ये नहीं है कि किसी को पूरी तरह शट डाउन कर दो। आजकल सोशल मीडिया का युग है, उसका एक अपना अस्तित्व है और इसका किसी दलगत राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है। ये तो एक ओपन इन्विटेशन है। हम तो चाहेंगे कि हमारे दोनों लीडिंग बड़ी राजनीतिक बात दल जिनके प्रतिनिधि हैं, आपने वो साफ अपनी तौर कुछ पे बात कही इसमें कि कह पाएं। सोशल मीडिया को बैन करना इसका मतलब सही उद्देश्य नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं उस पर लगाम लगाई जा सके, उसको उस पर रोक लगाई जा सके, उसको लेकर मजबूत कानून बने। बहुत अच्छी बात आपने कही कि भाई 24 घंटे जो है में किसी भी वक्त कोई इंसान के साथ अगर किसी तरह की वारदात सोशल मीडिया के माध्यम से दी जाती है तो वो तत्काल प्रभाव से कम कंप्लेन कर सके, जिस पर त्वरित एक्शन लिया जा सके, बहुत ज़रूरी है। शेखर वर्मा हमारे साथ है। शेखर, हम देख रहे हैं आजकल ये बहुत बड़ी तादाद में मामले हैं जहां पर हम देखते हैं लोग वीडियो कॉलिंग के माध्यम से ठगी कर रहे हैं, आईडी हैक करके हम देख रहे हैं कि पैसे मांगे जा रहे हैं। ये तादाद बहुत ज़्यादा है। उत्तराखंड के अलावा मैं अगर बात करूं तो बड़े पैमाने पर लोग इसका शिकार हो रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं आलोक जैसे जो मुखर होकर सामने आते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ कह ही नहीं पाते हैं, जो ठगी का शिकार हो जाते हैं। किस तरह के कदम उठाने की शेखर ज़रूरत है, इसके बारे में बताएं। सर देखिए, पहले अब जो एक क्राइम करने का एक जो पैटर्न था वो एक अलग होता था। मतलब पहले क्या होता था कि चौपाल या गली आसपास में जो लोग खड़े रहते थे वो इस टाइप की उनका प्लानिंग होती थी और वो आते जाते समय सबकी हरकतें बहुत सारी होती थी। लेकिन अब सारा लोगों का जो मोस्टली समय है वो है फ़ोन पे। वो आज अपने फ़ोन पे लगे रहते हैं, अपने गैजेट्स पे रहते हैं। सोशल मीडिया के बहुत अच्छे यूज़र भी हैं। तो अब जो माहौल है वो चेंज हो चुका है। अब क्राइम जो है पूरा डिजिटलाइज पैटर्न पे चला गया है। तो इसमें देखिए इसके बहुत फायदे भी हैं सोशल मीडिया और ये आप जितना डिजिटाइजेशन हुआ है इसमें हमारा आप सारे काम आप देखो, आज आपकी डिबेट भी वर्चुअली शिफ्ट हो चुकी है। ठीक है, तो इसके कुछ इसके दुष्परिणाम भी हैं जिससे हमें थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत है। जो इस टाइप के क्राइम है वो एक देखिए, आप उसमें गलत मत लीजिए मेरी बात को, अन्यथा में क्या होता है कि फ्रेंड रिक्वेस्ट आई सपोज, उसमें क्या होता है वो बहुत विदेशी कोई महिला की फोटो होती है और उसमें नाम कोई फॉरेनर नाम होता है। हम रिक्वेस्ट आती है, हम उसको देखते हैं, उसको एकदम ऐड कर लेते हैं कि हम हमारी बातचीत अब
बाहर की किसी महिला दोस्त से बात कर सकते हैं। वो एक थोड़ा बस यही थोड़ा सा वो है। मेरे पास करीब 1000 फ्रेंड रिक्वेस्ट अननोन लोगों के, जिन्हें मैं नहीं जानता हूँ, या फिर जो प्रोफाइल मुझे लगता है कि फेक है। आप कभी भी किसी से दोस्ती करते हैं तो आप उसको पूरा जांचिए कि ये प्रोफाइल ठीक है, आपके जो मतलब जो कॉमन फ्रेंड हैं वो आपस में फ्रेंड्स हैं या नहीं है, ये एडजस्टिंग करती है या नहीं करती है प्रोफाइल। हम हर किसी को ऐड कर लेते हैं। अब देखिए, वो तो क्राइम तो बड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके साथ साथ सरकार ने भी उसमें काफी चीजें करी है। करीब आप लगा लो अभी 1575 देहरादून से कंप्लेन है और 1350 में उसमें काम किया गया है। ठीक है, आपने जैसे बोला ना टोल फ्री नंबर, अभी सरकार ने 155266 करके एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है साइबर क्राइम के लिए। तो ये ई सुरक्षा चर्क के नाम से पूरा गवर्नमेंट एक कैंपेन चला रही है और प्रदेश में समस्त थानों में साइबर क्राइम को लेके उनको टूल्स मिले हैं काफी सारे, बहुत सारी प्रिपरेशन करी है उन सारी चीजों को लेके। उसके अलावा एक गढ़वाल में, कुमाऊं में बड़ा साइबर थाना स्थापित किया है, क्योंकि देखिए शेखर वर्मा ने बताया कि बड़ा साइबर थाना जो है वो बनाया गया, तमाम चीज़ों के बारे, हेल्पिंग सेल के बारे में भी साफ तौर पर बताया, लेकिन ये काम कितना कर रही हैं इसको लेकर भी हम बात करेंगे। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हमें विश्वास है नए भारत पर, इसकी नई गति पर, मुश्किलों से मिलकर लड़ने के हौसले पर। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास हमारे हर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम तैयार हैं। नए भारत के निर्माण के हम सब भागीदार हैं। अपने आयकर की कुल अग्रिम राशि का 45% 15 सितंबर 2021 तक अवश्य जमा करें। कंपनी, कॉर्पोरेट्स या फिर सैलरीड एम्प्लॉइज जिनकी TDS, TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 या उससे अधिक है तो फिर एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो साइबर क्राइम पर हाई कोर्ट सख्त हो गया है। बड़ा फैसला साफ तौर पे हाई कोर्ट ने लिया है और तमाम जिसे कह सकते हैं अधिकारियों को तलब करने की हाई कोर्ट ने साफ तौर पे बात की। और हमारे साथ आलोक वर्मा, माफ़ कीजिएगा आलोक वर्मा, जी हाँ, याचिकाकर्ता भी हमारे साथ है। आलोक, मैं चाहूँगा कि आप उस घटनाक्रम के बारे में भी बताएं जो घटना आपके साथ घटी, उसके बाद आपने किस तरह के कदम उठाए शुरुआती तौर में और वहाँ से किस तरह की मदद आपको मिली, और ये फैसला आपने फिर कैसे लिया कि नहीं मुझे फिर अब न्यायालय जाना चाहिए? जी वही पहले बोलूँगा, देखो जब तक न्यायालय का कोई डिसीजन नहीं आता है तो मैं किसी के खिलाफ तो कुछ बोलना नहीं चाहूँगा और ना मैं बोलूँगा। सबसे पहली बात है, देखिए ठीक मेरे साथ इंसिडेंट हुआ कि मेरे पे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, मैं माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय में एडवोकेट हूँ, तो मैं प्रोफेशनल है, मैं इसे किसी की एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। मैंने जब उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, मैंने उससे पूछा डू यू नो मी, उसने मेरे को मना कर दिया, मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। आफ्टर 15 डेज उसका मेरा फिर रिप्लाई आता है दोबारा इन मिडनाइट कि वीडियो कॉल करें। मैंने बोला कि मैं नहीं कर सकता, मैं आपको जानता नहीं हूँ, ये मेरा सब रिटर्न स्टेटमेंट लगी हुई है, मैंने अपने पेटिशन के साथ दाखिल की हुई है। उसके बाद उसने भी मैंने मना कर दिया, चलिए उसने फिर वीडियो कॉल कर दी। मैंने सोचा चलो कोई जानने वाला ही होगा जब इतना कॉल कर रहा है। उसके बाद कॉल शुरू की, जो भी हुआ XYZ बहुत वैसी वीडियो शुरू हुई, मैंने कट कर दी।
उसके थोड़ी देर बाद फिर अगेन वीडियो कॉल आई, मेरे पे आती रही रेगुलर कंटिन्यूसली। मैंने फिर अलग रख दिया क्योंकि मैं देख चुका था। एक बार फिर उठाई, फिर दोबारा वीडियो बना ली। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, आप हम रख देते हैं अलग, फोन ही अलग रख दिया गया था। उसके बाद उन्होंने फिर आधे घंटे बाद मेरे पे एक वीडियो क्लिपिंग भेजी। वीडियो क्लिपिंग में सीधा लिखा हुआ था कि आप ये आपकी वीडियो है, इसको या तो 5,000 मेरे को दीजिए वरना वायरल कर देंगे। मैंने सोचा पता नहीं क्या वीडियो बन गई है, देखा। उसको देखने के बाद जब पता लगा तो बहुत ही गलत वीडियो थी, और वो किसी की थी, मेरी नहीं थी XYZ। ना ही मैंने उसकी, जैसे हमारे शेखर वर्मा जी ने बोला कि वीडियो उनकी एक्सेप्ट आती है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, रिक्वेस्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। मेरा आप पेटिशन देखेंगे उसमें सीधा लिखा हुआ है कि मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट नहीं की है। बस मेरा गुना ये है कि मैंने उससे पीछे डू यू नो मी, क्योंकि जैसा आप ही बोल रहे हैं, आपकी स्टेटमेंट है कि पहले हमें पता करना चाहिए। मैंने उसकी पूरी प्रोफाइल चेक की है। अगर जो चेक नहीं करता तो मैं गुनाहगार मान सकता था कि मैंने उसको अपना बनाने के लिए फ्रेंड रिक्वेस्ट कि मैं अपना मतलब कोई रिक्वेस्ट नहीं है, आपका कहना है कि सीधे जो है आपके पास जो है रिक्वेस्ट आई है। मैं ये बोल रहा हूँ रिक्वेस्ट आई है, लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। रिक्वेस्ट आना मतलब वही है। अब मैटर है, लाइन यही है कि हमें इस तरीके से कोई भी उसमें नहीं फंसना है। मैं आऊंगा आलोक, लेकिन उसके बाद आपने क्या कदम उठाया? क्या कदम ये रहा उस टाइम पे, फिर मेरे को जब आया मैसेज आया तो मैं उस टाइम बहुत मेंटली टॉर्चर हो चुका था, क्योंकि मेरी वीडियो बन चुकी थी। सबसे मेन बात है, उसने मेरे को विद इन 5 मिनट्स ये भेजा कि मेरे फादर, मेरे सिस्टर, मेरे ब्रदर, मेरी पूरी रिसर्च की हुई थी कि सब ऑनलाइन बैठे हुए हैं। वो मेरे देखते हुए थोड़ा सा मैं और मेंटली टॉर्चर हुआ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि फैमिली देखो मेरी पूरी एडवोकेट फैमिली है, सब बिलोंग करते हैं, अच्छे जानते हैं, हम फ्रेंडली हैं, तो वो मेरा साथ देंगे। ये मुझे उम्मीद थी कि मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा साथ भी दिया। उन्होंने ये आज मैं जो पेटिशन दाखिल कर पाया हूँ, मेरी फैमिली की वो है, उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया है कि क्योंकि इस टाइम जब उसमें पहुंचा तो उन्होंने मेरे सब भेजे। मैंने फिर भी लिख दिया कि कोई बात नहीं, आप भेज दीजिए जिसको भेजना है, मैं पैसे नहीं दूंगा। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे, मेरी पूरी फेसबुक के कम से कम 21 स्क्रीनशॉट भेजे हैं, जो मेरे फ्रेंड सर्कल, कोई हल्द्वानी से, कोई दिल्ली से। मैं आलोक आपके पास आऊंगा। आलोक को आपने सुना, ये घटनाक्रम बहुत बड़े पैमाने पर लोगों के साथ हुआ होगा। आलोक ऐसे शख्स हैं जो सामने आए हैं, इसको लेकर बता भी रहे इस घटनाक्रम के बारे में, उसको लेकर आवाज़ भी साफ तौर पर उठाई। और हमारे साथ कांग्रेस विधायक मनोज रावत जी भी जुड़ गए हैं। मनोज जी, आपने सुना साफ तौर पे सोशल नेटवर्किंग साइट, खासकर फेसबुक पे जिस तरह से साइबर क्राइम बढ़ रहा है। मनोज रावत जी क्या कहेंगे, ये कितना खतरनाक है और उसको लेकर किस तरह के कदम उठाने की ज़रूरत है? मनोज रावत जी। चलिए, धन्यवाद, आपने मौका दिया काफ़ी समय बाद, है ना जी। क्षमा चाहता हूँ, और भी लोग देखिए। हाँ जी। नहीं, हमने 2-3 समस्याएं थी। मैं तो सोचा कि काफी बढ़िया डिस्कशन होगा, अच्छा डिस्कशन है। एक तो युवा वकीलों ने कोशिश करी है। देखिए 2-3 इश्यू हैं फेसबुक पर, वो सब कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए 2-3 बातें हैं। एक तो आपकी एडवोकेट नेगी साहब ने बताया कि साहब कुछ आंकड़े भी बताए हैं कि साहब वो पुलिस के पास गए। पहले तो देश का कानून है कि नहीं है, तो साफ बात है कि देश में आईटी लॉ है ना। ये साइबर क्राइम आईटी लॉ पर आते हैं, तो कानून तो है ना। और जब देश में कानून हो, देखिए, लेकिन इतना मैं मानता हूं कि फॉर्मेटिव स्टेज पर है अभी। कानून 2000 का एक्ट है, तो बहुत ज्यादा मामले नहीं आए हैं। और इन्वेस्टिगेशन, दूसरे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी क्या कर रही है, जो हमारी जांच एजेंसी हैं, जैसे वर्मा साहब के साथ अगर अपराध हुआ है, और ये अपराध है आईटी एक्ट में भी अगर देखेंगे तो मोटा मोटा अगर आप इसमें आ जाएंगे तो ये इसके सेक्शन 66C में आइडेंटिटी थेफ्ट में भी आता है, और भी आता है, और आईपीसी में भी 24 और 25 में आ जाएगा ये आराम से, है ना। तो देश का कानून होने के बावजूद हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं, उन्होंने क्यों इसका संज्ञान नहीं लिया, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। और जैसे आप आंकड़े बता रहे थे कि ऐसे 45 मामले हो गए हैं, वर्मा साहब ने ही कलेक्ट किया अपनी जानकारी पर। और कई बार ऐसा हमारे साथ भी मैं देखता हूँ कि ऐसी कोशिशें होती हैं। और देखिए इसमें तो बहुत बड़ा एक, मैं इसको खोलूंगा नहीं, एक इस देश की एक बहुत बड़े राजनीतिक नहीं, खोल दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुल के बोलिए, के न्यूज़ पर खुल के बोलिए। नहीं, खुल के बोलने में मुझे कोई भय नहीं है। आज से 20 साल पहले जब फोटोशॉप की लोगों को जानकारी नहीं थी, तो देश के एक पार्टी के
बहुत बड़े पदाधिकारी का करियर ही एक फर्जी वीडियो से खत्म कर दिया गया। बाद में जो माननीय न्यायालय ने जिसको बताया कि ये वीडियो जो है इसको किसी तरह से बनाया गया था, मतलब ये वास्तविक वीडियो नहीं था, तो उस समय तो ये कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि साहब की वीडियो से छेड़खानी नहीं हो सकती है, फोटोशॉप का भी जमाना नहीं था। तो इस समय जो क्राइम का जो इसमें मुझे दिख रहा है, युवा एडवोकेट जो अपने रिट को ले गए हैं न्यायालय के सामने कि साहब कानून भी है और उन्होंने शिकायत भी की, लेकिन और बड़ी ताज्जुब की बात है कि वकील साहिबान को जो है उसमें जाना पड़ रहा, सूचना अधिकार लगाना पड़ रहा है। सूचना अधिकार की तो बात ही नहीं है, तो कानून है, कानून का दुरुपयोग हुआ है, कानून की अवहेलना हुई है। तो पुलिस को जब आप कह रहे हैं कि हमारे वर्मा साहब कह रहे थे कि 2-2 साइबर थाने बना दिए हैं, मैं आऊंगा इसी सवाल का जवाब भी लूंगा। हमारे साथ बीजेपी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, तो बड़ी बात है जब साइबर क्राइम को लेकर थाने बनाए गए हैं, तो आखिर ये थाने क्या कर रहे हैं जब इस तरह की वारदात 2 के साथ अंजाम दी जा रही है। और ये 1-2 लोग नहीं है, ये बड़े पैमाने पर लोग हैं। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और इस बार हम आपको बताएंगे ब्राह्मणों की राजनीति के बारे में। कहते ब्राह्मण सत्ता की मास्टर की होने के बाद अब बन गया है वोट बैंक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। साइबर क्राइम को लेकर हाईकोर्ट सख्त हो गया है, क्योंकि जिस तरह से फेसबुक पर साइबर क्राइम बढ़ रहा है उसको लेकर लोगों में डर है, खौफ है, और इस पूरे मामले को लेकर अब हाई कोर्ट सख्त हो गया है। फिलहाल हमारे साथ इस वक्त मनोज रावत जी जुड़े हुए हैं। अब हमारे साथ शेखर वर्मा, भाजपा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ हैं। शेखर, आपने सुना जो बात मनोज रावत जी ने कही कि भाई बड़े पैमाने पर लोग इसका शिकार हो रहे हैं। आलोक वर्मा जैसे न जाने कितने ऐसे लोग होंगे। लेकिन जब हमारे उत्तराखंड की अगर हम बात करें, आपने जिक्र किया भाई साइबर थाने बने गए हैं, कानून इसके लिए बना हुआ है, तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्यों आखिरकार भाई आलोक वर्मा तो अधिवक्ता है, वो न्यायालय के पास गए, हाईकोर्ट इस मामले में सख्त हो गया, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ से परेशान है लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। देखिए, सरकार ने इस पे ई सुरक्षा चक्र के नाम से एक कैंपेन चला रखा है ऑलरेडी, और मैंने आपको जैसे बताया कि 1575 कंप्लेंट दर्ज हुई थी देहरादून से साइबर क्राइम की पिछले कुछ सालों में, जिसमें 1350 पे ट्रैक किया गया है और 35 लाख में की ठगी थी, जिसमें साइबर के 2 तरीके से चल रहा है। एक तो फाइनेंस का है और दूसरा ये पोर्नोलॉजी का। ठीक है, पोर्नोलॉजी में थोड़ा सा हमें ध्यान रखने की जरूरत है, और फेसबुक में जो अकाउंट एकदम बना रहे हैं उन लोगों को ट्रैक करने में पुलिस सक्षम है, और बहुत लोगों को ट्रैक भी करा है और उनको सजा भी दिलाई है। लेकिन क्या है कि ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस वाला सिस्टम होता है। अब कोई कहीं किसी विदेश में बैठ के कोई इस टाइप का क्राइम कर रहा है, ठीक है, वर्चुअली सिस्टम है सारा, और वहां तक पहुंचने में थोड़ा समय जरूर लग रहा है। आपने भी देखा जैसे नाइजीरियन को भी पकड़ा था साइबर ठगी में, उत्तराखंड पुलिस ने किया था वो। तो आप ये देखो कि एक तो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स में रिजॉल्व होने की जो रेशो है बहुत अच्छा है, पहली चीज।
दूसरा इसमें जो आपका बहुत सारे लोग इसमें क्या है, कंप्लेन नहीं करते हैं, खुल के नहीं आते हैं, डरते हैं। ये जो आप बता रहे हैं आलोक जी, ये मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन मैंने उसका डट के जवाब दिया। हाँ, हुआ क्या, व्हाट्सएप में, आप फेसबुक या व्हाट्सएप में भी हुआ, किसी ने मुझे कहा हाँ हेलो जी कौन, मैं हाँ, तो उस तरीके से वहां से मुझे कॉल आई और मैंने उठाया, तो उसने मुझे भी बहुत इस तरीके से अप्रोच करा। ठीक है, ये क्या है सर, ये लोग जो डाटा बाहर यहाँ से जाके चोरी होता है और वो उस डाटा का मिसयूज होता है। एक जो एक डाटा, एक अच्छे लोगों का, जो लोग रहने अच्छे, मतलब जो शहरी हैं, उस टाइप वो डाटा उनके पास पहुंच जाता है, तो वो दूर कहीं बैठ के उस तरीके से साइबर क्राइम करते हैं। वहां तक रीच करने में समय लगता है, लेकिन क्या है, हमारे लोगों का फॉलोअप छूट जाता है, लंबा प्रोसेस है। कहीं आप भी समझ सकते हैं, कहीं किसी दूर देश में अगर इस तरीके का क्राइम बढ़ रहा है, लेकिन शेखर, हमने देखा है कि अमेरिका में सेनेट में तमाम सोशल जो मीडिया है उनके मालिकों को बुलाया जाता है, उनसे 1 to 1 होता है मौजूदा समय में जो हालात चल रहे होते हैं, लेकिन हम अपने मुल्क में ऐसा नहीं देखते हैं, ना राज्यों में ऐसा देखते हैं, ऐसा क्यों? हाँ, अभी आपने देखा था जिस तरीके से ट्विटर को बहुत हार्डली निर्देशित किया गया था, जो हमारे देश के लॉज हैं उसके हिसाब से उसको मैनेज करने के लिए। तो ऐसा नहीं कि हमारी सरकार उस पर चिंतित नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का भी उसमें कुछ ट्विटर को तो ऐसे मैनेज किया गया कि विपक्ष के नेताओं का, जिसे कह सकते हैं कि ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया गया, कांग्रेस की तरफ से भी ये बात बुलंद की उसमें देखिए कोई भी न्यूज को गलत तरीके से आप चलाएंगे। अब आप देखिए, उसमें एक बच्ची का इस तरीके से आप वीडियो वो डाल देते हैं, फोटोज। आप भी जानते हैं कि अगर जो पीड़िता के परिवार का हम फोटो नहीं दिखा सकते, किसी भी रेप के जो विक्टिम है उसके फैमिली के फोटोज वगैरह इस तरीके से वायरल नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों ने वायरल किया, शेयर किया, उन लोगों के अकाउंट बंद हुए, और वो ठीक भी है। अगर हम इस तरीके से कुछ काम करते हैं तो बिल्कुल ब्लॉक होना चाहिए। ठीक है, तो एक उसमें बहुत सारे ऑप्शन है, अभिव्यक्ति की आजादी के साथ साथ कंप्लेन करने का ऑप्शन भी सेम प्लेटफॉर्म पे सेम टाइम पे आप कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है, मैं चाहूंगा इस पे जवाब। मनोज रावत जी, इस पे क्या कहेंगे जो बात शेखर ने कही? देखिए, शेखर जी ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये मामला बहुत साधारण है। इसमें कई तरह के मामले हैं। देखिए, मैंने कहा कि अभी ये कानून फॉर्मेटिव स्टेज पर है, लेकिन इसमें मामला सिर्फ इतना ही है कि एक अपराध हुआ, और साधारण सी बात है कि अपराध हुआ है, जो आईटी एक्ट में और साइबर लॉज कहते हैं, जिसको आईटी एक्ट की कुछ धाराएं साइबर लॉज में आती है, उसमें अपराध हुआ है। और अगर रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, और रिपोर्ट दर्ज करने के लिए अधिवक्ता जी को, हाईकोर्ट में प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, उनको अगर हाईकोर्ट की शरण में जाना पड़ता है, तो ये चिंता की बात है। ये इसको इतना ही मानिए कि आपके घर में चोरी हुई और आप रिपोर्ट दर्ज करने के लिए गए, थाने ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करी, बस इतना ही। इसमें और आईटी एक्ट में सर, इसमें शायद मुझे लगता है कि एकदम बिना जांच करे आपकी, जैसे आप रिपोर्ट नहीं लिखते हैं, मतलब पूरा रिपोर्ट लेके, शायद ये सुप्रीम कोर्ट की वो है गाइडलाइन कि आप किसी भी विषय में किस तरह की कंप्लेन आती है, उस पर आप जांच कीजिए और फिर आप उसमें एफआईआर दर्ज होगी, वो उसका प्रोसेस है। देखिए प्रोसेस होगा। मुझे अभी इस आईटी एक्ट की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं, अगर प्रोसेस है तो मुझे लगता है माननीय अधिवक्तागण उस प्रोसेस को कुछ टाइट करने के लिए, देखिए अधिवक्ता किसी कारण से तो कोर्ट में गए होंगे ना। हाँ, बिल्कुल, अगर अधिवक्ताओं को ये लगता है कि भाई इसमें देर हो रही है और इस बीच ब्लैकमेलिंग हो जाएगी या कुछ और हो जाएगा, तो एक प्रोसेस में है। कानून धीरे धीरे, देखिए दुनिया के सारे कानून धीरे धीरे मजबूत होते हैं, और लेकिन मेरी चिंता है, इस बारे में मेरी चिंता है कि क्योंकि कानून का पालन करना सरकारों का काम होता है, और मैं आपको बता चुका हूं कि एक बहुत बड़े, मतलब राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी, उनका कैरियर ही बेचारों का इसलिए खराब हो गया कि उनका एक अश्लील वीडियो दिख गया था, जो बाद में कोर्ट में जब डिसीजन आया तो वो बिल्कुल फर्जी पाया गया। फेक था, वो कोर्ट का डिसीजन है। उनका नाम मैं इसलिए नहीं लेना चाहता हूँ, मैं राजनीतिक चर्चा नहीं बदलना चाहता हूँ, लेकिन अभी आप देख रहे हैं मेरी चिंता और आगे की है। पेगासिस जैसे सॉफ्टवेयर हैं, देखिए निजता, आप अभी वकील साहब जो कह रहे थे, नेगी साहब की आर्टिकल 19 है ना, तो आर्टिकल 19 का हनन, पेगासिस जैसे सॉफ्टवेयर अगर आप लोग इम्प्लांट कर रहे हैं मोबाइल, नहीं हम इम्प्लांट नहीं कर रहे हैं, नहीं आपकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए मैं आप किसी को, मैं कहीं पर इस बहस में नहीं जा रहा हूँ। मैं अब ये नहीं कहूंगा कि इजराइल क्या कह रहा है कि किसको दिया जाता है, ये बहुत बड़ी
बहस का प्लेटफॉर्म नहीं बनाना चाह रहा हूं मैं इसको मैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये मैं युवा वकीलों को बधाई दे रहा हूं कि देखिए वो कानून को और मजबूत करने के लिए हाई कोर्ट में गया है। हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नोटिस दिया है, स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस दिया है, और ये आईटी एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही ने बनाया है। तो अब इसमें ये आशा करनी चाहिए कि तेजी से काम हो, और स्टेट गवर्नमेंट को मेरा कम से कम मेरी भी बातचीत होती है, जो हमारे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती हैं उनसे मेरी बातचीत होती रहती है। मैं पूछता रहता हूँ भाई क्या हाल है इस साइबर लॉज में, ये साइबर क्राइम में क्या हाल है। तो जो मुझे पता चलता है कि अभी इन्वेस्टिगेशन भी सही ढंग से नहीं हो रहा, क्योंकि फॉर्मेटिव एक तो लापरवाही होती है, हिसाब लापरवाही है। तो एक अच्छा ट्रेनिंग हमारे आईओज का होना चाहिए, जो हमारे नए आईओज इस डायरेक्शन में आए हैं उनका अच्छा होना चाहिए। वकीलों की अच्छी, जब मामले अधिक आएंगे तो वकील साहिबान भी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, और जुडिशियरी को भी इसके लिए सेंसिटाइज होना चाहिए कि ये कैसे करके इन मामलों को देखा जाए। बिल्कुल। इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसमें संज्ञान लिया था कि जो साइबर एक्ट है उसको थोड़ा मजबूत बनाया जाए, और उसमें सरकार ने भी अपनी तरफ से यहाँ से कोशिश उसमें करी है और नहीं तो जारी है। तो गवर्नमेंट ने साहब, अच्छा साहब वर्मा साहब, मुख्यमंत्री जी ने बयान ही दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ भेजा भी है, कोई कानून तो सब वहाँ बन रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। उनसे कहिए कि विधानसभा से एक रेजोल्यूशन पास करें, बिल्कुल होगा, या चिट्ठी लिखे कि वो कानून वहाँ होना पास, यहाँ हमारे घर में नहीं होना है, वक्त के हिसाब से जो चीजें जरूरत पड़ती है, जिस तरीके के कानूनों या वर्मा जी नेगी जी बताएंगे, नेगी जी कहाँ कानून पास होना है, ये यहाँ होगा देहरादून में बैठ के या दिल्ली में होगा, जहाँ भी होगा जी बताइए। तो प्रतिनिधित्व करेंगे सर। नहीं, हमारा ये कहना है कि अगर कहाँ कानून कहाँ होगा ये। ठीक है, मैं आऊंगा, लेकिन फिलहाल ये बताइए मनोज रावत जी, ट्विटर की पॉलिसी से तो खुश है ना आप? देखिए हमारा खुश और दुखी होना नहीं, हम देखिए ये चाहते हैं कि व्यक्तिगत निजता का सम्मान हो, और हर व्यक्ति को भी अपनी व्यक्तिगत निजता का उतना ही प्रयोग करना चाहिए कि दूसरे की निजता। जैसे हम कहते हैं कि अपने धर्म का आप पालन करिए, आप बहुत धार्मिक बनिए, लेकिन उसी हद तक धार्मिक बनिए कि दूसरे की भावनाओं को आप पीड़ा न पहुंचाएं। वैसे ही इसमें भी हमारा कहना कि आप अपनी व्यक्तिगत निजता रखें, खूब निजता के साथ आप फ्रीडम है आपको आर्टिकल 19 में, लेकिन वो दूसरे की आजादी का अपहनन न करें, दूसरे की आजादी को डिस्टर्ब न करें, यही हमारा मानना है। तो बड़ी बात मनोज रावत जी ने साफ तौर पे कही। हमारे साथ अभिजय नेगी जी भी जुड़े। अभिजय, अगर बात करें कानून की, तो मौजूदा वक्त में कानून बने, मैं चाहूँगा कि उसके बारे में भी बताएं, ताकि कि इस वक्त तमाम लोग जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ताकि उनको पता लगे कि कितने मजबूत कानून बनाए गए और कहाँ पे आप कमी महसूस कर रहे हैं, खासकर इस तरह के जो फेसबुक या सोशल नेटवर्किंग साइट पर क्राइम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके बारे में आलोक बता रहे हैं, इसके बारे में शेखर साफ तौर पे बता रहे हैं। हो सकता है बहुत बड़े पैमाने पर लोग इसका शिकार हो रहे हैं। किस तरह के कानून हमारे पास हैं और क्या मजबूत कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि कि इन तमाम चीज़ों को रोका जा सके? अभिजय बताएं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जो लेजिस्लेशन की हम बात कर रहे हैं, आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये वर्ष 2000 का लेजिस्लेशन है। अब कहने को तो भारत में अधिकांश कानून अंग्रेजों के समय के भी हैं, काफी पुराने हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो हर साल ही नहीं, हर महीने परिवर्तित हो रही है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, और 2000 का लेजिस्लेशन एक बहुत पुराना लेजिस्लेशन है। इसको सरकार कैसे कॉम्बैट कर रही है? जैसे फरवरी 2021 में एक डिजिटल मीडिया रूल्स आए हैं, मतलब एक एथिकल प्रिंसिपल्स का एक सेट आया है, जिसमें कई चीजें कही गई हैं। एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, 3 दिन में किसी ऐसी पोस्ट को हट जाना है, आपको इन्हें कंप्लेन करना है, इन्हें ये करना है। लेकिन देखिए, अगेन कानून में भी इनको पॉलिसी का दर्जा दिया गया है। ये अभी तक जो है एक लेजिस्लेशन के रूप में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल से नहीं आए। अब जहां तक मनोज जी का जैसे प्रश्न था कि ये किस स्टेज पे होना है या ये कहाँ पे जो है ये लॉ आना चाहिए, तो देखिए लॉ एंड ऑर्डर तो एक स्टेट सब्जेक्ट है। हमें किसी भी ऑनलाइन एक्सटॉर्शन, ऑनलाइन प्रोफाइल क्लोनिंग, ऑनलाइन अब्यूज के एक्टिविटी को एक लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट के रूप में ही देखना चाहिए, और इसीलिए हमारे स्टेट गवर्नमेंट के एपैरेटस का भी एक बहुत बड़ा इसमें रोल आता है कि वो ऐसी चीजों को रोके। भले ही जो शेखर जी ने कहा ये बिल्कुल सच होगा, और काफी कुछ चीजें सच हैं भी जो उन्होंने कही कि ई सुरक्षा का जो उनका पोर्टल है, और कई चीजें जो है उन्होंने एक इंटेंशन तो दिखाया गया है सरकार की तरफ से इन एपैरेटस को बनाने का,
लेकिन अगेन अगर हम इन जो है टोल फ्री नंबर्स को टेस्ट करें, जैसे इस पीआईएल को डालने से पहले हमारे द्वारा, आलोक और मेरे द्वारा ये किया गया था कि हमने जैसे कोशिश करी तो कई बार फोन ही नहीं लगा, एक आध बार रिसीव नहीं हुआ, बहुत स्लो मैनर ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द कॉन्वर्सेशन हुई। हमें ये फीलिंग आई कि जो एपरेटस है जो इस ऐसे ऑनलाइन अब्यूज को रोकेगा वो बहुत ढुलमुल और जिसको कहना चाहिए ना सरकारी जैसे बिल्कुल एक लचर तरीके से कि हाँ जी आप ये भेज दीजिए, आप ये कर दीजिए, हम आपको बताएंगे, और फिर कभी बताया ही नहीं। फेसबुक को जब हमने लिखा, फेसबुक कहता है हम 15 दिन में बताएंगे, 15 दिन बीते हुए 15 दिन हो गए, और लेकिन जो है फेसबुक ने भी कोई रिस्पांस नहीं दिया। और देखिए अल्टीमेटली वो प्रोफाइल टेक डाउन हो गई, उसमें 5-6 दिन लगे वो प्रोफाइल टेक डाउन होने में। लेकिन सोचिए ये तो एक वकील के साथ हुआ, तब उसने ये सब कदम उठा लिए। कल को ये जो है धारचूला में बैठे किसी के साथ हो या वहां आराकोट में बैठे किसी के साथ होगा, वो तो जल्दी से घबरा जाएगा। हो सकता है वो बहुत ही घबरा के, कई लोगों ने तो पैसे दिए हैं ऐसे में ना, हम ऐसे लोगों से भी संपर्क में आए और वो सामने नहीं आना चाह रहे। तो ऐसी सिचुएशन में देखिए ये बात हमें सबसे पहले माननी पड़ेगी, हमारा आज का लीगल सिस्टम ना एग्जीक्यूशन स्टेज में, ना सब्सटेंटिव लॉ, ना प्रोसीजरल लॉ इन चीजों को कवर करने में अभी सक्षम है। कई केसेस ऐसे हुए हैं, जैसे जब सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस होता था तो सुप्रीम कोर्ट की एक नजीर है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसमें कई गाइडलाइन दे दिए गए कि आपको ये सब करना है। अभी उत्तराखंड में भी पंचायती राज व्यवस्था में जब भ्रष्टाचार होता था तो विपुल जैन के केस में वो ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावों को 2-3 महीने के होते थे, 10 दिन का कर दिया गया। तो कोर्ट्स ऐसे में स्टेप इन करती हैं, एक लीगल फ्रेमवर्क बनाती हैं। तो हम इसीलिए माननीय उच्च न्यायालय के शरण में हैं कि कोई तो लीगल फ्रेमवर्क बने ताकि ऐसे क्राइम को रोका जा सके। और जो हेल्पलाइन नंबर हैं उनको आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कई बार क्या होता है, कुछ एफआईआर में हमने पढ़ा कि पुलिस ने तो रिस्पॉन्ड कर दिया, पुलिस ने फेसबुक को लिख दिया, लेकिन फेसबुक टेक डाउन नहीं कर रहा है। वो कह रहे हैं अरे वो तो फेसबुक से हमारी बात नहीं हो पा रही। तो इन सब का एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इन्हीं मुद्दों पर ये जनहित याचिका है। अभी जब मैं आऊंगा आपके पास, आपने सुना साफ तौर पे शेखर के जिस सिस्टम के बारे में आप बात बता रहे थे, हेल्पलाइन नंबर, वो किस तरह से काम कर रहे हैं। जब किसी के साथ अभिजय खुद और आलोक खुद उसके भुक्तभोगी हैं, जब वो नंबर लगाते हैं तो वहाँ पे किस तरह का रिस्पॉन्ड दिया जाता है। और सबसे बड़ी चीज़, हम 2000 में ये कानून जिसे के बारे में अभिजय ने बताया कि बनाया गया, और हम उसको जिसके कह सकते हैं उसका दायरा बढ़ाने की ज़रूरत है, उसे सख्त बनाने की ज़रूरत है। तो वो अब तक क्यों नहीं कदम उठाए गए सरकार की तरफ से? देखिए जैसा कि आपने बताया कि एक क्या ये डर है कि अगर हम सख्त कदम उठाएंगे तो कहीं ना कहीं नहीं। तमाम पार्टियां भी उसके दायरे में आ जाएंगे, बीजेपी खुद दायरे में आ जाएगी, क्योंकि हम तमाम सबके पेजेस देखा करते हैं। अच्छे तरीके से सोशल मीडिया में काम करते हैं और अपनी बात पॉजिटिवली, आप हमारी पॉलिटिकल फेसबुक देखेंगे तो आप देखेंगे हमने सिर्फ योजनाओं का अपना प्रचार किया है और हमारा टारगेट रहता है कि हम जन जन तक उसको पहुंचाएं। ई गवर्नेंस के लिए हम लोग काम करते हैं, वहां पे लोगों का क्या फीडबैक आ रहा है, उसमें हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। कहीं कुछ समस्या डिजिटली हमें मिल रही है, केंद्र में आपने देखा किस तरीके से ट्वीट होने पर भी रेलवे पे चाहे छोटे बच्चों को दूध देना हो, किसी को कुछ और समस्या हो, लाइन ऑर्डर की समस्या हो, ट्वीट के आधार एक ट्वीट आप करते हैं तुरंत आपको उसका रिप्लाई मिलता है, चाहे हमारे प्रदेश का नेतृत्व देता है और केंद्र का भी। तो उसमें तो हम बहुत एक्टिवली अच्छे से काम कर रहे हैं। अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि जो साइबर का भी जो नेटवर्क सेल का जो नेटवर्क बना है, उसमें अभी तक सबसे ज्यादा होता था फाइनेंस का क्राइम। फाइनेंस के क्राइम में क्या हुआ कि हमने फिर ये यूपीआई से सारा जितना ट्रांजेक्शंस वाले इसके नोडल ऑफिसर इसमें दायरे में हम लेके आए थे। फोन पे के जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये पोर्नोग्राफी जो है 15-20 दिन 1 महीने से ये सिस्टम अभी शुरू हुआ है। इससे पहले क्या होता था कि एक क्राइम इस तरह का था कि कॉल आपकी जैसे कहीं बात होती थी तो वो बोलते थे कि हम आपसे मिलने आ रहे हैं एयरपोर्ट में। फिर एयरपोर्ट में जाके एयरपोर्ट की बैकग्राउंड में आपको कॉल आती है किसी से कि हम यहाँ पहुंच गए हैं, लेकिन मुझे यहाँ से कस्टम ने पकड़ लिया, आप इतने पैसे मेरे अकाउंट में डाल दीजिए। ठीक है, लोग जब अवेयर हुए, जानने लगे तो एक क्राइम अपने आप ही बंद हो गया। अब इस क्राइम का एक नया रूप हम देख रहे हैं कि इस तरीके से हो रहा है। जी थोड़ा सा टाइम कम है, मैं भी कुछ बोलना चाहूंगा। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। अब उसका ना सिस्टम चेंज हो गया, मतलब जिस तरीके से कोरोना दूसरे स्टाइल में चला था, आज उसका पैटर्न क्राइम उसका चेंज हो गया साइबर क्राइम का। हम लोग फाइनेंस पहले ओटीटी से शुरू वो चेंज हो गया है, इस पर भी हम बात करेंगे। मैं आऊंगा आपके पास शेखर, और आलोक के पास भी मैं आऊंगा, काफी देर से हमारे साथ है। फिलहाल यहाँ पे रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सर, किस तरीके की तैयारी जो है आगामी 2022 की? जो आस्पेक्ट जनता बताएगी उसको हम अपने मैनिफेस्टो में प्रायोरिटी वाइज लेंगे। राजधानी को लेकर के, स्थायी राजधानी को लेकर के क्या आप लोगों का ये लोगों? तो राजधानी तो पहाड़ में होनी चाहिए। गैरसैंड इतनी बढ़िया सेंट्रली लोकेटेड जगह है कि भू कानून को लेकर के लगातार जो है मांग हो रही है इस प्रदेश में। भू कानून को उसके बाद में और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, ताकि कोई भी ऐसा सिस्टम ना बन पाए कि बाईपास करा जा सके। तो सर 22 में कहाँ से लड़ने की तैयारी है? गंगोत्री, और सरकार भी गंगोत्री से बनती है। जो 2 मुख्यमंत्री गए हैं इनके पूर्व के, उसमें अगर वो हटा रहे हैं मुख्यमंत्रियों को तो इसका मतलब कार्यकाल तो खराब रहा ही होगा। घोषणा की थी कि 300 यूनिट देंगे। घर घर में जाकर के लोगों को बिजली का एक रोज वो गारंटी कार्ड दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। साइबर क्राइम को लेकर हाईकोर्ट सख्त। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है देवभूमि के दंगल में। तमाम गेस्ट हमारे साथ हैं जो अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। किस तरह से एक सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है, कैसे इस पर लगाम लगाई जा सके, मौजूदा वक्त में जो कानून है वो कितने हल्के साबित हो रहे हैं, सिस्टम कितना लच्चर है, उसके बारे में तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सबने अपनी बात रखी। आलोक भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, याचिकाकर्ता है आलोक, जिनके साथ ये घटनाक्रम हुआ और उसको लेकर इन्होंने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जिसको लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया। तमाम लोगों को, अधिकारियों को तलब किया गया। आलोक, मैं चाहूँगा कि अपनी बात को पूरा करें और अब इस चीज़ को लेकर आप क्या चाहते हैं। और मैं चाहूँगा कि जिसके बारे में अभिजय ने बताया, कानून के बारे में किस तरह के बदलाव की ज़रूरत है ताकि के एक आम आदमी को न्याय मिल सके और ये जो फर्जीवाड़ा चल रहा है जिसमें बहुत से लोगों को इसकी जद में आ रहा है, उस पर रोक लग सके। आलोक, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, शायद म्यूट हो गया, मैं चाहूँगा अनम्यूट कर दें। देखिए, कानून से संबंधित मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि उसके बारे में मेरे काउंसिल अभिजय नेगी हैं, वही सब बताएंगे। मैं तो जो पेटिशन में लिखा गया है टेम्परेरी नंबर जारी करें उसके बारे में, मैं सिर्फ अपना जो इस प्रक्रिया के दौरान जो मैंने महसूस किया है या जो भी हुआ है मेरे साथ, मैं उसको बता सकता हूँ, वही मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं मनोज रावत जी से पूछना चाहूंगा, ये आप बता रहे हैं कि फेक आईडी बनाई गई थी, एक आपके ही कोई मंत्रिमंडल के सदस्य थे, जो भी थे, मैं नाम नहीं जानना चाहता हूँ, ना नाम जानूंगा। तो आपने उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, उसके आगे फिर आपने क्या प्रक्रिया करी, क्या लाया आप लोग कि आप रोक सकें उसमें? उनकी तो आईडी, उनकी तो लाइफ बर्बाद हो चुकी है, उनको क्या फेस किया होगा आप जानते हैं? उसमें क्या किया फिर आपने? उसके बाद आपको लेना चाहिए था ये। आज अगर जो इलेक्शन लिया होता तो आज ये मेरी जरूरत नहीं होती, जो मुझे यहाँ आना पड़ रहा है। वकील साहब, ये बात 15-20 साल पुरानी है और ये हमारी पार्टी के नहीं बल्कि किसी अन्य दल के राष्ट्रीय महासचिव थे और इस मामले में कोर्ट का डिसीजन आ गया है। अब बहुत साल पहले आ गया, वो बेचारे दोष मुक्त हुए। उनका एक फर्जी वीडियो, अश्लील वीडियो डाला गया था जिससे उनका कैरियर चौपट हो गया था। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं राजनीतिक मर्यादा ये अलग विषय मनोज रावत जी, मैं चाहूंगा ये अलग विषय। आलोक, मैं मौजूदा वक्त के सिस्टम की बात कर रहा हूँ, मौजूदा वक्त का सिस्टम जिसके बारे में शेखर बता रहे हैं, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले अभिजय ने बताया कि अगर किसी के साथ ये घटनाक्रम होता है, वो अगर कोई कॉल हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करता है तो वहाँ से क्या रिस्पांस मिलता है। मैं चाहता हूँ कि मौजूदा वक्त के सिस्टम के बारे में आप बताएं ताकि के उस पर सुधार की भी ज़रूरत हो और भी बहुत से लोग हैं जो कम से कम जागरूक हो सकें। जी, शेखर जी का पहला क्वेश्चन ये था कि कंप्लेंट नहीं, मतलब कंप्लेंट करी जाती है, एफआईआर करी जाती है सभी थाने में। मेरे पेटिशन में इतनी एफआईआर हैं
जो हमने सिर्फ एसएसपी को भेजी, थाने में तो मना कर देते हैं लिखने को। मैं तो अधिवक्ता था, मेरी एफआईआर नहीं लिखी गई। नहीं, इसके लिए साइबर क्राइम थाना है आपका, जहाँ एसएसपी ऑफिस है वहाँ साइबर का अलग से थाना है। आप वहाँ जाइए, तुरंत कंप्लेन, तुरंत आपका उस पर स्टेप करके देते। जी 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 बोलिए। मैं रहता हूँ रुड़की में, प्रेजेंट लोकेशन है मेरे, वहाँ 70 किलोमीटर है साइबर क्राइम थाना। मैं पहले नजदीकी उसमें जाना चाहूंगा या पहले वहाँ जाकर? नहीं, अब आप वहाँ भी दे सकते हैं। नहीं, मैं आप कानून के ज्यादा ज्ञाता हैं तो मैं इसलिए पूछ सकता हूँ। नहीं, आप तो वहाँ भी कंप्लेन दे सकते हैं। दे सकते हैं ना, तो मैं उसे रोकने के लिए पहले अपने समीप ही तो जाऊंगा। हाँ, वहाँ भी दे सकते हैं, लेकिन वहां जाके मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब वहां जाके साइबर क्राइम जाने के लिए 70 किलोमीटर में रात को 1 बजे किसको बोलूंगा? अब जिसको भी बोलूंगा वो सीधा ये बोलेगा कि भाई बताओ क्या बात हो गई। तो ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। और एक चीज आलोक मैं बस ऐड करूं तुम्हारी परमिशन से। आलोक, तुम्हें जैसे याद है उन्होंने आलोक को ये सलाह दी थी कि अपना प्रोफाइल जो है हटा दो, हैक कर दीजिए। मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, मेरे पेटिशन में रुड़की हरिद्वार के कुछ वकीलें हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, ना मैं बताऊंगा, ना आइडेंटिफाई करूंगा, कुछ नहीं, उनकी एफआईआर लिखने को ही मना कर दिया गया। हाँ, थाने में क्या हुआ जब आप गए आलोक, तो एफआईआर क्यों नहीं लिखी? जी, थाने में बोल दिया गया ये तो साइबर क्राइम थाने का मामला है, आप देहरादून जाइए। मतलब आप 70 किलोमीटर दूर जाए? जी, 70 किलोमीटर दूर जाए आप मेरे को। फिर मैंने बताया मैं एडवोकेट हूँ, तो जाके मेरे को तब भी उन्होंने एक कंप्लेंट बस रजिस्टर में लिखी। उसके बाद अभी तक का रिकॉर्ड है, 15 दिन हो गए, 15 दिन क्या महीने हो गए हैं। फिर मैंने चलिए कोई बात नहीं, हम साइबर क्राइम भी भेजी हमने, हमारे पे रिकॉर्ड है सब, एसएसपी को भी भेजी। साइबर क्राइम से क्या जवाब मिला आपको? साइबर क्राइम से अभी तो कुछ नहीं, इन्वेस्टिगेशन जारी है उनकी तो अभी इन्वेस्टिगेशन। हमारे डीआईजी को भेजी हमने, डीआईजी को मेल से भेजी, भाई हमने उसको भी भेजी है रजिस्ट्री भी। उसका जवाब ये है मेरे को उस दिन ही, अगर मैंने इनको भेजी है डीआईजी को 21 तारीख को भेजी, उनका रिप्लाई आ जाता है कि प्रोवाइड कराइए उनकी यूआरएल आईडी। ठीक है, उसके यूआरएल आईडी कराने के बाद आज तक का रिकॉर्ड है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। ठीक है, जवाब ले लेते शेखर वर्मा जी। मैं आऊंगा। शेखर वर्मा जी, तमाम बातें आलोक ने कही कि थाने पहुंचे तो कहा कि 70 किलोमीटर दूर जाइए साइबर सेल में, साइबर सेल में रिपोर्ट दर्ज कराए, अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। अधिकारियों के को अवगत करा चुके हैं, कोई रिप्लाई नहीं आया है। आप कह रहे हैं कि भाई फेसबुक की रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट ही ना करो, यानी कि खुद से ही तहकीकात करे, सिस्टम फेल हो चुका है। नहीं, सिस्टम फेल नहीं हो चुका है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1575 इस टाइप की जो घटनाएं साइबर के उसमें आई हैं, और जिसमें 1350 रिजॉल्व हो चुकी है। 1575 आपके पास हैं, ये जो वे नहीं है जो जाते हैं थाने में, थाने वाले मना कर देते हैं कि आप इसकी एफआईआर टोटल जितनी भी रिकॉर्ड में आई हैं उसमें रिजॉल्वेशन का आपकी मर्जी से चल रहा है ना, रिकॉर्ड तो आप लिख रहे हैं। नहीं, आपके हिसाब से भी नहीं चलेगा। देखिए वर्मा जी, आप उसको गलत लेके जा रहे हैं। अब नया टाइप का क्राइम है, नए तरीके से उसकी जांच और उसका सिस्टम बना है। जैसे यूआरएल का विषय, यूआरएल बिल्कुल मांग के उसको ब्लॉक करने के लिए अप्लाई करना पड़ता है, और फेसबुक का उसका टाइम पीरियड होता है कि हम इसे 10 दिन में करेंगे, हम इसको देख लें, जांच कर लें। ठीक है, फेसबुक उसको तब बंद करता है। अगर इस तरीके का उन्हें अगर बहुत ईजी बना दिया, आप किसी कंप्लेन करोगे और अकाउंट बंद करा दोगे तो इतना आसान हो जाएगा, कोई भी किसी का भी कोई भी फेसबुक और ट्विटर एक कंप्लेन करके बंद हो जाएगा। जब तक उसकी जांच नहीं होगी, जब तक उसको पूरा देख नहीं लिया जाएगा, जब तक उस पर कोई एक्शन नहीं होगा। तो वो टाइम मांगते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ उनके पास बहुत सारे इस तरीके से केसेस आते होंगे, और वो अकाउंट डाउन करते हैं। मेरे साथ जो एक घटना में खुद मैं गया था किसी के साथ, तो उनने भी सारी चीजें प्रोवाइड करी। समय लगता है शेखर जी, कितना समय लगता है ये भी तो बता दीजिए। 10-15 दिन तो ये यूआरएल डाउन करने में लेते हैं। यूआरएल डाउन करने के बाद सुनिए, आलोक शायद 15 दिन से तो ज्यादा का वक्त हो गया। इनका यूआरएल तो डाउन होगा उसका। ठीक है, जो फेसबुक में जिसके थ्रू जो काम किया गया गलत, वो अकाउंट बंद हो चुका होगा। ठीक है, लेकिन उसको फिर जो जांच करने के लिए उसकी कहाँ बना है, कैसे बना है, वो सब कहीं बहुत लोकेशन, उसकी जो सर्चिंग का टाइम है वो लग के बाकी। ठीक है, थोड़ा वक्त की कमी है, मैं माजरत चाहूंगा, वक्त की थोड़ी सी कमी है फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया शेखर वर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिजय आपका शुक्रिया, मनोज रावत जी आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है, और इस पर मुझे लगता है कि एक सख्त और मजबूत पॉलिसी या कहें कि कानून बनाने की ज़रूरत है, ताकि कि बहुत बड़े पैमाने पर जो लोग इसका शिकार हो रहे हैं वो बच सके, और जो सिस्टम